जी, अस्सलाम वालेकुम। सब बच्चे खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। अच्छा बेटा, जो आपका रिमेनिंग लेसन था, स्पेशली जो इवनिंग क्लास है उसमें थोड़ा-सा लेसन मैंने नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स के बारे में दिया था। तो कुछ थोड़ा-सा रिमेनिंग है, वो आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वीडियो आप लोगों को मैं दे देता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ आपको एक्सप्लेन करने की, ताकि आप लोगों को आसानी से ये टॉपिक समझ आ जाए। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मैंने आपको बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास कुदरती तौर पे अवेलेबल हैं, अल्लाह ताला की तरफ से, जो हमें गिफ्ट के तौर पे मिले हैं। हम जिस रीजन में रहते हैं, जिस दुनिया के जिस हिस्से में रहते हैं, वहाँ पे जिस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो उसके मुताबिक हमें जो है नेचुरल रिसोर्स मिले हैं। नेचुरल रिसोर्सेज मैंने आपको बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, if I highlight here, natural resources can be defined as the resources that exist on the planet independent of human action। ठीक है, ह्यूमन एक्शन नहीं होता है इसमें, बस अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिले हुए हैं एज ए गिफ्ट। ठीक है, these are the resources that are found in the environment, are developed without the intervention of human. Common examples of natural resources are air, sunlight, water, soil, stone, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, ये आपके नेचुरल सोर्सेज हैं। मेन जो नेचुरल सोर्सेज और भी हो सकते हैं, तो जो बेसिक जो हैं वो नेचुरल सोर्सेज आपके ये हैं। आगे है जी, नेचुरल सोर्सेज आर नेचुरली occurring materials that are useful to man or could be useful under conceivable technologies। यानी कि कंसीवेबल टेक्नोलॉजीज का मतलब ये है कि जो फिजिबल या एप्लीकेबल टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए इंसान के काम आ जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब फिजिबल कंसीवेबल जो टेक्नोलॉजीज हैं, कंसीवेबल टेक्नोलॉजीज का मतलब ये है कि एप्लीकेबल टेक्नोलॉजीज, आप जिस रीजन में रहते हैं उस रीजन में जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको कंसीवेबल टेक्नोलॉजी से उनको यूजेबल फॉर्म में बनाना बना सकें। इंसान नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज आर नेचुरली अकरिंग materials that are useful to man or could be used under conceivable technologies। यानी कि डायरेक्टली ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो डायरेक्टली अवेलेबल हैं, इंसान डायरेक्टली उनको यूज कर सकता है, या उसको उसकी शेप को चेंज करके या उससे कुछ अदर यूजेबल फॉर्म उसकी बना के तो उसको यूज कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एयर है, air already you can use that, sunlight you can directly use that, you can directly use that, and you can also in इस air और sunlight से आप जो है air से wind power सिस्टम बना सकते हैं, और जो है सनलाइट से सोलर पावर सिस्टम बना बना सकते हैं। तो वो दोनों टेक्नोलॉजीज जो हैं, जो यूज़ होंगी, आप यानी कि इसमें आप जी ये जो नेचुरल रिसोर्स एयर है या सनलाइट है, आप इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं और कंसीवेबल टेक्नोलॉजी की बेस पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। सेम इज़ द केस फॉर अदर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल सर्कमस्टेंसेस और सप्लाईज ड्रॉन फ्रॉम द अर्थ सप्लाई सच एज फूड, बिल्डिंग, क्लोथिंग मटेरियल, फर्टिलाइजर, मेटल्स, वाटर एंड जियोथर्मल पावर। ठीक है, तो इन नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली भी यूज किया जा सकता है और कंसीवेबल टेक्नोलॉजी की बेस पे भी इसको यूज किया जा सकता है। अच्छा, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ, मैंने आपको डेफिनेशन पे हम आ जाते हैं। नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स focuses on the supply
एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड एंड एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि जो है एनवायरमेंटल इकोनॉमी यानी नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स जो है, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम जो नेचुरल रिसोर्सेज, अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको अच्छे तरीके से हम उनकी मैनेजमेंट उनकी करते हैं, उनकी प्लानिंग करते हैं और हम एलोकेट कर देते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कि कहाँ कहाँ हमने इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है। एलोकेट कर देते हैं, प्रॉपरली एलोकेट करते हैं, बट कीपिंग इन माइंड सप्लाई एंड डिमांड ऑफ दोज रिसोर्सेज। देखें, सप्लाई एंड डिमांड का आपको मैंने बताया था कि डिमांड जो होती है वो नीड होती है। जैसे जैसे आपकी नीड्स बढ़ती हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है, नीड्स बढ़ती हैं, आपको ज़्यादा चीज़ों की, फैसिलिटीज़ की, सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो फैसिलिटीज़ जब आपको मिलती हैं, तो वो फैसिलिटीज़ जिस अमाउंट में मिलती हैं वो सप्लाई है, और आपकी नीड्स जितनी हैं वो आपकी डिमांड है। तो सप्लाई और डिमांड का एक तराजू जिसको कहते हैं, एक इक्विलिब्रियम कह लें, या उसको एक वेइंग बैलेंस कह लें, सप्लाई एंड डिमांड का एक, दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। उसको भी माइंड में रखा जाता है जब नेचुरल रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है। ठीक है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है। तो its goal is to gain a better understanding of the role of natural resources in the economy। तो नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स का पर्पस ये है कि अंडरस्टैंडिंग हासिल की जाए कि नेचुरल रिसोर्सेज जो जो इकोनॉमी है, कंट्री की जो इकोनॉमी है, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज का क्या रोल है। लर्निंग अबाउट दी रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इससे इसको अगर अंडरस्टैंड कर लिया जाए, अलाउज फॉर द बेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोर सस्टेनेबल मेथड्स टू मैनेज रिसोर्सेज एंड मेक श्योर दैट दे आर मेंटेन्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लेसन में मैंने आपको पहले बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जिसमें हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्लानिंग से यूज करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, और डिप्लीट नहीं होने देते, और उनको ओवर एक्सप्लॉइट भी नहीं होने देते, ताकि उनकी प्लानिंग इस तरह से, उनकी मैनेजमेंट इस तरह से की जाए, उनको यूज इस तरह से इफेक्टिव वे में किया जाए कि उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो अवेलेबल रहें। द गोल ऑफ natural resource economics is to develop an efficient economy that is sustainable in the long run। ठीक है, तो बेसिकली ये कोर कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स बोथ आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, बोथ आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, ये डायग्राम है, डायग्राम में दिखाया ये गया है कि ये जो इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये जो ये जो बेजवी सर्कल्स हैं, तो आउटर मोस्ट जो आपको राउंड नजर आ रहा है उस वो एनवायरनमेंट है, एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी बोथ आर सबसेट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के दोनों सबसेट हैं। ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता कि जी इकोनॉमी और सोसाइटी एनवायरनमेंट से डिफरेंट है। Actually, economy and society are the parts of environment. Importance of environment. This diagram illustrates how society and economy are subsets of the environment. It is not possible for societal and economic systems to exist independently from the environment. For this reason, natural resource economics focuses on understanding the role of natural resources in the economy in order to develop a sufficient, sustainable economy that protects natural resources। अब नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो गई। नेचुरल रिसोर्सेज को मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, उसकी बात हमने क्लास में भी की थी। तो अब आगे चलते हैं। अब इसकी आ जाती है नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन या
टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती है नेचुरल रिसोर्सेज की। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के तीन टाइप्स हैं, और मैं आपको यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो फर्स्ट टाइप जो है ओरिजिन बेस्ड नेचुरल रिसोर्सेज है। सेकंड इज डेवलपमेंट स्टेज नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड इज रिन्यूएबिलिटी नेचुरल रिसोर्स। रिन्यूएबिलिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्सेज आप कर लें, बेस्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, फर्स्ट वन इज ओरिजिन बेस्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनका ओरिजिन, अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को देखें कि जो नेचुरल रिसोर्सेज लिविंग ओरिजिन से ड्राइव हुए हैं या लिविंग ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, उनको हम बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ बायोटिक रिसोर्स, ठीक है। और जो नॉन लिविंग ओरिजिन से नेचुरल रिसोर्सेज ड्राइव हुए हैं या बने हैं, उनको हम एबायोटिक नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। तो in terms of the source of origin, natural sources can be divided into the following types. Biotic first, these resources come from living or organic material. लिविंग एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, इनसे जो नेचुरल रिसोर्स ड्राइव हुए हैं या इनसे बने हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग मटेरियल से, तो उनको हम बायोटिक नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। सच एज फॉरेस्ट एनिमल्स एंड जो है फॉरेस्ट, जो माइक्रोब्स इन सॉइल, माइक्रोब्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स इन सॉइल, सर ये भी आपका बायोटिक ओरिजिन का नेचुरल रिसोर्स है। और भी हो सकते हैं, ईटीसी कर देते हैं। एंड इंक्लूड द मटेरियल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग क्रिएचर्स, लाइफ, यानी कि जो डायरेक्टली लाइफ अवेलेबल है हमारी अर्थ पे, तो वो हमारे बायोटिक नेचुरल, जिसमें हमारे प्लांट्स भी आ जाते हैं। लिविंग एंड ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज प्लांट्स, प्लांट्स भी आ जाते हैं हमारे। तो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ट्रीज हैं, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर ही है बेसिकली ये सारी चीज़ें। इनको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर, इसको हम यहाँ से क्रॉस करते हैं, कट करते हैं और हम इसको फॉरेस्ट वाले सेक्शन में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आगे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, माइक्रोब्स हैं, सॉयल माइक्रोब्स हैं, और एक्सेट्रा जो लिविंग क्रिएचर्स हैं इटसेल्फ, या लिविंग क्रिएचर्स से जो आगे कुछ बनेगा या आगे कुछ कन्वर्ट होगा, कोई प्रोडक्ट बनेगी, तो वो बायोटिक नेचुरल रिसोर्स होगा। जैसे आगे बात हो रही है दैट फ्रॉम देम बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज आल्सो इंक्लूड फॉसिल फ्यूल्स। तो एक्चुअली ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये एक्चुअली रिमेन्स डिकम्पोजिशन जो होती है, डिकम्पोजिशन ऑफ living remains in earth for long period of time। ये जो फॉसल फ्यूल्स बनते हैं
This is because of decomposition of it is formed by decomposition of living remains in earth for long period of time. ठीक है, तो जिसमें पेट्रोलियम भी आ जाता है, which are formed from organic material that has decayed. ठीक है ना, तो ये डीके हो गया या डिकम्पोजिशन हो गई, तो ये फॉसिल फ्यूल्स जो है ये, यानी कि वो इंसान जो एनिमल्स जो जमीन के अंदर या अर्थ में वो जो बरीड हो गए और बरीड होने के बाद उनका जो उनकी बॉडी का डिकम्पोजिशन हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने डिकम्पोजिशन किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, मे बी 100 ईयर, मे बी 50 ईयर्स, तो उससे जो प्रोडक्ट बनी, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम या तो उसको वो हमारा और बायोटिक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, अब आगे है एबायोटिक नेचुरल रिसोर्स। एबायोटिक, यू ऑलरेडी नो, एबायोटिक जो है नॉन लिविंग थिंग्स के रिलेटेड होता है। these resources come from non-living and non-organic materials. Examples of these resources include land, fresh air, water, air and metals. metals हो गया, मिनरल्स हो गया, मिनरल्स हो गया एंड माइन है, मेटल्स है, मिनरल्स हैं, और जो और भी काफी चीजें हो सकती हैं। ये आपको मेन मेन मैंने एबायोटिक नेचुरल रिसोर्स की एग्जांपल बताई। जो नॉन लिविंग से है वो एबायोटिक नेचुरल रिसोर्स है, और जो लिविंग से है वो बायोटिक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, डेवलपमेंटल थर्ड सेकंड वन है, सेकंड वन टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स जो है वो डेवलपमेंट स्टेज बेस्ड नेचुरल रिसोर्स है। डेवलपमेंट स्टेज बेस्ड नेचुरल रिसोर्स, अच्छा ये है, नेचुरल सोर्सेज कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो मैं इसको यहाँ पे लिख ही देता हूँ, पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, रिजर्व, रिजर्व रिसोर्सेज। ठीक है ना, ये तीन टाइप्स हैं इसकी। इसका हम इसको यहाँ रिड्यूस कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको नंबरिंग कर देते हैं और यहाँ पे इसको अनबोल्ड कर देते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स जो पहला रिसोर्स है, दीज आर द रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन अ रीजन एंड मे बी यूज्ड इन द फ्यूचर। ये वो रिसोर्स है जो एग्जिस्ट करता है एक इलाके में, एक एरिया में, जो कि फ्यूचर में यूज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ अ कंट्री हैज पेट्रोलियम इन सेडिमेंट्री रॉक्स, अगर किसी मुल्क के पास एक खास एरिया में जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें पेट्रोलियम एग्जिस्ट करता है, पेट्रोल एग्जिस्ट करता है, इट इज अ पोटेंशियल रिसोर्स until it is actually drilled out of the rock and put to use। ठीक है, तो जितनी देर तक वो अवेलेबल है, पड़ा हुआ है और पता है कि ये पेट्रोलियम रेजरवायर पड़ा हुआ है इस एरिया में, किसी स्पेसिफिक एरिया में, तो और वो कंट्री, उस कंट्री के पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है उस रिसोर्स को निकालने के लिए, और उस रिसोर्स को अपने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और जो स्किल्स हैं वो रेलिवेंट और इफेक्टिव अवेलेबल हैं, वो किसी भी टाइम वो कंट्री जो है उस रेजरवायर को निकाल सकता है और उसको यूज कर सकता है। ठीक है, पेट्रोलियम की एग्जांपल होगी। और इसी तरह से साल्ट माइन, साल्ट माइन हम पाकिस्तान की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल साल्ट माइन जो है वो एक हमारा पोटेंशियल इन पाकिस्तान इज आवर पोटेंशियल, पोटेंशियल
रिसोर्स, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्स है वो हमें पता है कि हमारे पास साल्ट जो है, साल्ट माइन है हमारे पास, और हम उसको किसी भी टाइम पे हम उसको मजीद भी उसको यूज कर सकते हैं और उस रेजर्वायर को फर्दर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्सेज। आगे आ जाता है एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज जो ऐसे रिसोर्सेज जो डायरेक्टली अवेलेबल है और जिनको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, जो आप डायरेक्टली, फॉरेस्ट है डायरेक्टली जिसको आप यूज कर सकते हैं। एक मुल्क जो उन रिसोर्सेज को डायरेक्टली अपने इस्तेमाल में लेके आ सकता है तो वो उसके एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं। एक्चुअल रिसोर्स, दीज आर रिसोर्सेज दैट हैव सर्वेड, their quantity and quality has been determined and they are currently being used. For instance, forest है, soil है, water है, air है, sunlight है, etc. ठीक है। तो ये आपके करंटली यूजिंग रिसोर्सेज जो है वो आपके एक्चुअल रिसोर्सेज। आगे आ जाता है रेजर्व रेजर्व रिसोर्सेज। अब रेजर्व रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्स में डिफरेंस ये होता है कि रेजर्व रिसोर्स जो होता है वो, ऑल्दो जैसे मैंने पेट्रोलियम की एग्जांपल ऊपर पोटेंशियल रिसोर्स में दी, जिसमें एक कंट्री के पास पेट्रोलियम के रेजर्वायर हैं और वो एक्सपर्टीज भी रखता है, टेक्नोलॉजी भी रखता है उसको निकालने की, और वो किसी टाइम भी उसको निकाल सकता है। जैसे मैंने साल्ट माइन की एग्जांपल दी, पाकिस्तान में हमारे पास साल्ट माइन है और वो हमारा पोटेंशियल रिसोर्स है। अगर किसी मुल्क के पास पेट्रोलियम रेजर्वायर है बट that country doesn't have skills, doesn't have experts, doesn't have टेक्नोलॉजी, मशीनरी, तो वो उसको यू निकाल नहीं सक रहा या वो नहीं निकाल पाता, तो डेफिनेटली बाहर से किसी कंपनी को हायर करेगा और वो कंपनी उनको निकाल के देगी। और फिर वो हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है कि जो ड्रिलिंग कंपनीज हैं वो रेजरवायर, पेट्रोलियम रेजरवायर को ड्रिल करती हैं जहाँ एक्सप्लोर होता है। तो ड्रिल करने के बाद वो 50% या परसेंटेज, अपनी परसेंटेज जो जितना भी वो पेट्रोलियम निकलता है, तो पेट्रोल निकलता है उसकी परसेंटेज वो कर लेते हैं कि मे बी 50% उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जिसने उसको ड्रिल किया है, तो फॉरेन कंपनी जो है वो 50% जो रेजर्वायर है उसको अ, ले लेती है। तो उस इस तरह के केस में जिसमें रिसोर्स आपके पास है बट यू डोंट हैव पोटेंशियल, यू डोंट हैव टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट दैट रिसोर्स, तो उसको हम रिजर्व रिसोर्सेज कहेंगे। रिजर्व रिसोर्स, ठीक है। दीज आर रिसोर्सेज दैट हैव बीन surveyed but cannot be used due to lack of technology. For example, developing countries are unable to extract petroleum reservoir due to limited technology। ठीक हो गया। आगे जी, थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स है रिन्यूएबिलिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जो रिन्यूएबल हैं। रिन्यूएबल का वर्ड आपने ऑलरेडी सुना होगा। बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज फॉलोज, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। Renewable resources that are available in infinite finite quantity, infinite मैंने unlimited, अनलिमिटेड क्वांटिटी में जो अवेलेबल है एंड कैन बी यूज रिपीटेडली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे आपका सनलाइट है, फॉरेस्ट है, विंड है, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। और जो नॉन रिन्यूएबल है वो ऐसे रिसोर्स है जो कि एक दफ़ा यूज हो जाएगा और वो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल है, गैस है, जो कि लिमिटेड अबंडेंस में है, या वो बनने में या वो प्रोड्यूस होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो
उनको बनने में उनको मैंने जैसे आपको बताया कि वो डीकम्पोजिशन प्रोसेस से जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में तो फॉसल फ्यूल्स है तो उसको फॉसल फ्यूल्स बनने में लिविंग रिमेन्स से फॉसल फ्यूल बनने में जो डिकेइंग प्रोसेस स्लो होता है और डिकेइंग प्रोसेस स्लो होने से जो टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉसल फ्यूल तक पहुंचने में तो वो बहुत लंबा टाइम होता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो कम है, लिमिटेड अबंडेंस में अवेलेबल है और जो कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, हमें फ्यूचर में इनकी शॉर्टेज हो सकती है। तो वो रिसोर्सेज जो है वो एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाएगा तो फिर दोबारा हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें फॉसल फ्यूल्स हैं और मिनरल्स हैं तो ये आपके नॉन रिन्यूएबल में होता ये है कि जैसे ना सनलाइट है ना, सनलाइट डायरेक्टली आपने सन लाइट डायरेक्टली लाइट से बेनिफिट भी ले लिया। ठीक है ना, आप लाइट से कितने बेनिफिट, सनलाइट से बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं और सनलाइट से आप सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से विंड से और वाटर से आप यू कैन हैव मल्टीपल benefits, you can get multiple benefits from those resources। तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और नॉन रिन्यूएबल जो है वो आपका those resources will be used once in life। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का और नॉन रिन्यूएबल resources का। It can be renewable resources can be renewed as it is available in infinite quantity। ठीक है, while in parallel once completed consumed it cannot be renewed due to limited stock। अब जो रिन्यूएबल है सस्टेनेबल इन नेचर है, जो नॉन रिन्यूएबल है वो एग्जॉस्टेबल इन नेचर है, यानी कि एक दफा इस्तेमाल हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा फिर दोबारा मिलेगा नहीं। और रिन्यूएबल जो है वो लो कॉस्ट है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और नॉन रिन्यूएबल जो है वो हाई कॉस्ट है एंड लेस एनवायरमेंट फ्रेंडली। और जो है ये रिन्यूएबल जो है ये रीफिल हो जाता है, रीफिल ये रिसोर्स रीफिल हो जाता है, रीप्लेनिश क्विकली बट रीप्लेनिश स्लोली और डू नॉट रिप्लेनिश नेचुरली एट ऑल। ठीक है, ये उसका कंपैरिजन है। बाकी ये थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया हुआ है, ये आपके लिए आई थिंक दिस इज एनफ। आप लोग इसको देखें तो ये आपका नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स का टॉपिक ऑलमोस्ट हो गया है। ये लास्ट पे एक पैराग्राफ है वो आप लोगों ने ये पढ़ लेना है। आयरन इज मेड का वेपन्स, इसके यूजेस बताए हुए हैं कि जी डिमांड ठीक है। तो जो इसके नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स के जो यूसेज हैं वो बताए हुए हैं। देयर इज constant worldwide debate regarding the allocation of natural resources। यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्स की एलोकेशन पे डिस्कशन जारी है। द डिस्कशन आर सेंटर्ड अराउंड द इश्यूज ऑफ इंक्रीज स्कार्सिटी and exportation of natural resources as basis for many economies, especially developing। तो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, दुनिया में दो तरह के रीजन्स हैं या दो तरह के जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अर्थ के दो सेक्शंस हैं, या आप कह लें उसको अगर डाइसेक्ट किया जाए हॉरिजेंटली तो नॉर्थ साइड है और साउथ साइड है। नॉर्थ साइड वाली जो है वो मेजॉरिटी पार्ट जो है वो डेवलप्ड वर्ल्ड है, उसको डेवलप्ड वर्ल्ड कहा जाता है। जो नीचे वाला साउदर्न पार्ट है उसका उसको नॉर्मली डेवलपिंग वर्ल्ड कहा जाता है, बिकॉज उसमें अफ्रीका है, एशिया है और जो है अदर जो लो इनकम कंट्रीज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। उसकी वजह से
उनको डेवलपिंग नेशंस कहा जाता है, और जो नॉर्दर्न साइड के जो कंट्रीज हैं उनको डेवलप्ड नेशंस कहा जाता है। तो द डिस्कशन आर सेंटर्ड अराउंड द issues of increased scarcity, resource depletion, and exportation of natural resources. Exportation of natural resources. As a part for many economies, the vast majority of natural resources are exhaustible, which means they are available in limited quantity and can be used up if they are not managed correctly. Natural resource economics aims to study resources in order to prevent depletion. ठीक होगी बात। तो ये आपका नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स के बारे में टॉपिक था, वो मैंने आपको आज कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलें शाबाश, इसको आप देखें, इसमें कोई क्यूरी हो, आपको किसी चीज़ का नहीं समझ आया तो आप मुझे